नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 123वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 15वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट को, और इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई उसको भी इस लेक्चर में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई कांग्रेस के द्वारा उसको। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे एक टाइमलाइन दिख रही है। इसी टाइमलाइन के माध्यम से हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, साइमन कमीशन पर आए और साइमन कमीशन को समझें। उससे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे और हम उन परिस्थितियों को समझना चाहेंगे जिन परिस्थितियों के बीच साइमन कमीशन का गठन हुआ या साइमन कमीशन भारत आया। तो देखिए, हमने देखा कि 1920 से लेके 1922 के दौरान भारत में एक अभूतपूर्व राष्ट्रवादी लहर देखने को मिली और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के करिश्माई नेतृत्व के कारण गांवों तक पहुंचा, कस्बों तक पहुंचा, मजदूरों तक पहुंचा, किसानों तक पहुंचा। यानी असहयोग आंदोलन इतना अधिक विस्तृत आंदोलन था और असहयोग आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों को छूने का काम किया, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा। तो इतना अधिक सशक्त, इतना तीव्र और इतना बड़ा जन समर्थन वाला आंदोलन इससे पहले भारत में नहीं चला था। तो महात्मा गांधी का करिश्माई नेतृत्व ही था कि असहयोग आंदोलन एक ऐसी छतरी बन गया था, असहयोग आंदोलन एक ऐसा छत बन गया था जिसको बहुत सारी विचारधाराओं ने अपना समर्थन दिया था। तो क्रांतिकारियों ने भी अपने हिंसक क्रांतिकारी के रास्ते को छोड़ करके महात्मा गांधी में अपनी आस्था और निष्ठा दिखाई और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ही हमारा नेतृत्व करेंगे। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व को सबने मान लिया। तो विभिन्न विचारधारा, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, समाजवादी रहे हो, गर्मपंथी रहे हो, सबने महात्मा गांधी के नेतृत्व पर अपनी आस्था जताई और महात्मा गांधी ने कहा भी कि 1 साल के अंदर हम स्वराज ले लेंगे। सबने महात्मा गांधी के इस बात पर भरोसा किया और अपना तन मन धन लगा करके असहयोग आंदोलन को तीव्र किया। लेकिन इसी बीच जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे शबाब पर चल ही रहा था और इसको और अधिक कड़ा करने का, इसको और अधिक तीव्र करने की बात हो रही थी असहयोग आंदोलन को, उसी बीच चौरी चौरा का घटनाक्रम हो गया और इस चौरी चौरा के घटनाक्रम को कारण बताते हुए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, पूरा देश स्तब्ध रह गया। महात्मा जी आपने क्या किया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा जी ने वापस लिया तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने क्या क्या कहा, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अभी यहां मुख्य हमें समझना यह है कि जैसे ही असहयोग आंदोलन की छतरी हटी, जैसे ही असहयोग आंदोलन का छत हट गया, जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस खींचा, वैसे ही पता चला कि असहयोग आंदोलन के छतरी के नीचे असल में विभिन्न विचारधाराएं एक साथ चल रही थी, कंधे से कंधा मिलाकर। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन की यह छतरी हटी, कांग्रेस में ही हमें 2 विचारधाराएं देखने को मिली। एक, जिन्हें कहा गया यथास्थितिवादी या जिन्हें कहा गया
परिवर्तन विरोधी, जिन्हें इंग्लिश में कहा गया नो चेंजर। तो एक हमें दिखे नो चेंजर्स और दूसरे हमें कांग्रेस के अंदर ही दिखे जिन्हें इंग्लिश में कहा गया प्रो चेंजर, परिवर्तन समर्थक, परिवर्तनवादी या युगांतकारी। ठीक है, तो कांग्रेस में ही हमें क्या देखने को मिला, तो दो समूह दिखे। आप यहां देखें तो कांग्रेस में ही हमें दो सहयोग समूह दिखे। यहां क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न विचारधाराएं। तो आप कांग्रेस में देखिए एक यथास्थितिवादी दिख रहे हैं जिन्हें कहा गया नो चेंजर, और दूसरी तरफ परिवर्तनवादी दिख रहे हैं जिन्हें कहा गया प्रो चेंजर या युगांतकारी। ठीक है, तो विषय क्या था, इनमें डिफरेंसेस क्या था, थोड़े में हम समझेंगे क्योंकि अलग से हमने इसको पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़े में समझना चाहते हैं। ठीक है, तो यथास्थितिवादियों का कहना था कि हम रचनात्मक कार्य करें। तो रचनात्मक कार्य क्या था, तो खादी को बढ़ावा मिले, अस्पृश्यता का निवारण करें, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करें, शराब का विरोध करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, स्वदेशी का प्रचार करें, लोगों को अगले जो अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगला कोई बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए लोगों को हम तैयार करें। और कौन थे प्रमुख लोग, यानी आपसे पूछा जाएगा कि यथास्थितिवादी, वैसे यथास्थितिवादी तो ये शब्द नहीं, परिवर्तन विरोधी पूछा जाएगा। तो मुख्य नेता थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और एम ए अंसारी। इन नेताओं ने क्या कहा कि भैया जो गांधी जी का रचनात्मक कार्य है उसको करते चलो और विधान परिषदों का बहिष्कार करो। मुख्य मुद्दा यह था कि हम विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। परिवर्तनवादियों ने क्या कहा कि विधान परिषदों में प्रवेश करो। तो मुख्यतः यथास्थितिवादियों ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, इसलिए हमें विधान परिषदों का बहिष्कार करना चाहिए। महात्मा गांधी की भी यही राय थी। लेकिन दूसरे गुट ने कहा कि नहीं, विधान परिषद का बहिष्कार मत करो, विधान परिषद के चुनाव का, बल्कि चुनाव लड़ो, विधान परिषदों में घुसो और विधान परिषदों तक असहयोग को लेकर के जाओ। लेकिन कुल मिलाकर के ये दो गुट हमें दिखे। एक कह रहा था विधान परिषदों का बहिष्कार करो और रचनात्मक काम करो, जिन्हें क्या कहा गया, ये यथास्थितिवादी हैं, परिवर्तन विरोधी हैं। परिवर्तनवादियों ने क्या कहा कि नहीं, विधान परिषदों में प्रवेश करो और उसका उपयोग असहयोग के लिए करो। ठीक है, तो अंततः जो है कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ 1922 में और इस कांग्रेस के गया अधिवेशन में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसे कहा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या कहा गया, पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इसे हम शॉर्ट में जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे सी आर दास। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी का महामंत्री कौन था, तो आप कहेंगे एम एल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां लिखा है ना, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये दो गुट हो गया। ठीक है, एक गुट सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और एम ए अंसारी का गुट, और एक गुट देशबंधन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का, जिन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। ये तो हमें कांग्रेस के अंदर ही दो गुट दिखे। कांग्रेस के बाहर अहिंसक राजनीतिकों की बात करें तो हमें समाजवादी भी दिखे, साम्यवादी भी दिखे, मजदूर संगठन भी दिखा। और इसके आगे बढ़े यानी क्रांतिकारियों में ही तो आक्रामक क्रांतिकारियों की बात करें तो वो भी हमें दिखा। फिर एचआरए का गठन हुआ, फिर एचएसआरए का गठन हुआ। लालाजी का जो इसी साइमन कमीशन के विरोध करने में लाठियों से जो उनको पीटा गया था, जिसके कारण उनकी मौत हुई, उसका विरोध लिया, बदला लिया गया भगत सिंह और साथियों के द्वारा। ठीक है, सबको हमने पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि क्रांति ही सर्वोत्तम मार्ग, अभी करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन सब घटनाओं को बता करके मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने से लेकर के साइमन कमीशन के गठन तक का काल, यानी 1922 से लेके 1927 का जो कालखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें दिखता है, वो हमें दिखता है अनेक धाराएं और ठहराव का काल। तो
बहुत सारी विचारधाराएं हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिखती है, यानी एकदम बिखराव हमें दिखता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो बिखराव है विचारधाराओं का, सब लोग अपने अपने रास्ते से लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही हमें कहना हो कि 1922 से लेकर 1927 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिखराव की स्थिति में था और साथ ही साथ ठहराव की स्थिति में था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर साइमन कमीशन के गठन तक, तो वो हमें ठहराव का काल दिखता है और बिखराव का काल दिखता है। लेकिन इसी ठहराव और बिखराव के काल में एक स्पार्क का काम किया, एक चिंगारी का काम किया, और वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा एक वैधानिक आयोग की घोषणा। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वैधानिक आयोग की घोषणा, इसने एक स्पार्क का काम किया जिसने सभी राष्ट्रवादी समूहों को फिर से इकट्ठा कर दिया। तो पहले साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और बातें हैं। तो 8 नवंबर 1927 को, कब? 8 नवंबर 1927 को भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच हेतु। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग बनाया जाएगा जो इस अधिनियम की प्रगति की जांच करेगा। तो वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन, ये करके इस आयोग को, ब्रिटिश सरकार को यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां तक उचित है और भारतीय इसके लिए कहां तक तैयार हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच हेतु एक भारत विधिक आयोग बनाया गया। अब लिखा था उसमें क्या 1919 के अधिनियम में कि 10 वर्ष पश्चात एक आयोग बनेगा, लेकिन विभिन्न कारणों से, वो कारण हमें समझने के लिए बहुत, मतलब पढ़ने के लिए आज से महत्वपूर्ण नहीं है, विभिन्न कारणों से 1927 में ही उस आयोग की स्थापना हो गई, यानी 2 साल पूर्व ही हो गई। तो इस आयोग का नाम क्या था पहले तो वो समझ लीजिए। तो इसका नाम था भारत विधिक आयोग। साइमन कमीशन का नाम क्या था? भारत विधिक आयोग। लेकिन इसको साइमन कमीशन क्यों कहा गया? तो इसको साइमन कमीशन इसीलिए कहा गया कि इस 7 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष थे जॉन साइमन, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि जॉन साइमन कौन अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के? तो आप कहेंगे जॉन साइमन। इसके अलावा पूछा जाएगा कि जॉन साइमन किस दल से जुड़े हुए थे? तो ब्रिटेन में ये उदारवादी दल से, लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के नेतृत्व में कुल 7 सदस्य, आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन क्यों आया था? तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच करने के लिए आया था। यह भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे कि इसका नाम भारत विधिक आयोग था। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपने समझ लीजिए। अब फिर से कॉन्सेप्ट पर लौटिए। तो 8 नवंबर 1927 को भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे और आपको जानकर हैरानी होगी, 7 के 7 अंग्रेज थे। तो 7 के 7 श्वेत थे, इसीलिए भारतीयों ने इसको क्या कहा? श्वेत कमीशन कहा। इसको क्या कहा? व्हाइट कमीशन कहा। तो आपसे पूछा जाएगा श्वेत कमीशन कब आया? तो आप बता देंगे कि 1927 में आया। वो किसकी बात हो रही है? तो भारत साइमन कमीशन की। ठीक है, तो मुख्य नाराजगी भारतीयों की क्या थी? भारतीय क्रोधित क्यों हुए और साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किए? तो उसका मुख्य मामला यही था भारतीयों का कि भारतीयों के हितों की बात करने वाली, भारतीयों के संवैधानिक योजना की बात करने वाली संस्था कैसे पूर्णतः ब्रिटिश सदस्यों से मिलकर के बनेगी। मतलब इतना महत्वपूर्ण विषय है भारतीयों के संवैधानिक भविष्य का, भारतीयों के भविष्य का निर्णय करने वाली यह संस्था है और इसमें एक भी भारतीय नहीं है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। 7 के 7 सदस्य गोरे हैं, अंग्रेज हैं। तो
भारतीयों ने यह सोचा कि क्या ब्रिटिश हमें इस योग्य भी नहीं समझते हैं, कि मतलब एक आयोग बना है जिस आयोग को भारत के संवैधानिक योजना को डिस्कस करना है, उसमें भारतीयों को यह स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब भारतीय इतने, अंग्रेजों के नजर में भारतीय इतने नाकाबिल हैं, मतलब इतने वो स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है कि एक आयोग में भी उनको स्थान नहीं दिया जा रहा। और जब भारतीयों को एक आयोग में स्थान नहीं दिया जा रहा तो उनको स्वशासन क्या दिया जाएगा? मतलब जब एक आयोग में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको स्वशासन कैसे दिया जाएगा? भारत के भविष्य का फैसला जो आयोग कर रहा है उसमें भारतीय है ही नहीं। मतलब भारतीय इतने निठल्ले हैं, इतने निकम्मे हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार समझती क्या है? तो आपसे जब भी पूछा जाएगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया। तो आइए देखिए, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय के ना होने से देशवासी अत्यंत नाराज, और जब देशवासी अत्यंत नाराज तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में कमीशन का बहिष्कार होगा। तो कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया? प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में कमीशन का बहिष्कार होगा। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। अब इंग्लैंड से आ रहा तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और लगभग सभी दलों द्वारा साइमन कमीशन का उग्र विरोध हुआ। तो सभी दलों का लिखा गया है, तो अन्य दलों की भी बात जानिए। तो भारत के लगभग सभी दलों ने साइमन कमीशन का एक सुर में विरोध किया, लेकिन पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, जिसे संघवादी पार्टी कहते हैं, और दक्षिण भारत की जस्टिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई में एक साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सदस्य डॉक्टर अंबेडकर भी थे। तो एक तो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की और एक जो है दक्षिण भारत की जस्टिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टियों को छोड़ दें तो लगभग सभी दलों द्वारा साइमन कमीशन का उग्र विरोध किया गया। लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की राय 2 भागों में विभाजित हो गई। तो मुस्लिम लीग में हमें 2 गुट देखने को मिला। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना का गुट, जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। मोहम्मद अली जिन्ना का गुट, मुस्लिम लीग के अंदर ही 2 गुट दिखे। एक मोहम्मद अली जिन्ना का गुट जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, लेकिन एक मोहम्मद शफी का गुट था जिसने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग की राय 2 भागों में हमें विभाजित होती हुई दिखी। ठीक है, तो लगभग सभी दलों द्वारा क्या हुआ? उग्र विरोध किया गया और नारा क्या दिया गया? साइमन गो बैक। तो हर जगह काला झंडा दिखाया जाता था और उस जो है और उसके बाद यही नारा लगाया जाता था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो अब जब ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसी समय, अब यहां पर आपको एक तथ्य से और परिचित कराऊं कि देखिए, कहते हैं कि लॉर्ड इरविन जो उस समय का तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था, उसी की सलाह पर, लॉर्ड इरविन की सलाह पर ही साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। तो ये कहते हैं कि लॉर्ड इरविन ने ही सलाह दिया था कि भारतीयों को रखने की क्या आवश्यकता है इसमें जो है, तो भारतीयों को नहीं रखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसकी सलाह पर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं रखे गए थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड इरविन। ठीक है, हालांकि अपनी पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है लॉर्ड बर्कनहेड को, जो उस समय क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। तो जब इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा था भारत में, तो जो भारत का राज्य सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, उसने चैलेंज कर दिया। उसने ये चैलेंज किया कि जो सबको स्वीकार हो ऐसा संविधान भारतीय खुद ही क्यों नहीं बना लेते हैं। ये राज्य सचिव ने बात कह दी, एक चुनौती प्रस्तुत किया कि जो सभी गुटों को मंजूर हो ऐसा संविधान भारतीय स्वयं बैठ करके बना ले। जब उनको
इतनी बड़ी आपत्ति है। तो अब आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है, अंग्रेजों ने कह दिया, और उसमें भी इतना बड़ा अधिकारी है, राज्य का सचिव है लंदन में जो बैठता है, उसने कह दिया, तो मतलब जो है ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि भाई भारतीय बना ले। अब आप यहां पर समझिए कि उस समय भारत इतना विभाजित हो चुका था और इतने विभिन्न गुट थे कि सब लोग बैठ करके कोई संविधान लिख लें और वो संविधान सबको पसंद आ जाए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। आज ही के भारत की हम बात करें कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आ जाए कि सबको मतलब जो है फिर से अगर संविधान का पुनर्लेखन करना हो, एक नए संविधान को अडॉप्ट करना हो नए सिरे से, तो आपको लगता है हो जाएगा? सब लोग मान लेंगे कि हाँ ठीक है? तो वही स्थिति उस समय जब आज अभी नहीं हो पा रहा है, तो उस समय तो ब्रिटिश राज में और भी लोग बटे हुए थे, और हम देखेंगे कि संविधान बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उस संविधान की स्वीकृति कैसे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया था कि भाई आप बनाइए, ऐसा कोई बना लीजिए जो सभी जाति के लोग जिसको अपना समर्थन कर दें, सभी धर्म के लोग जिस पर समर्थन कर लें, आप लोग बैठकर बनाइए। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन भारतीयों ने इस चुनौती को लिया। तो फरवरी और मई 1928 यानी ये 2 डेट है, तो फरवरी में दिल्ली में और मई में मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन मतलब सभी दलों का सम्मेलन, अलग अलग दलों का सम्मेलन। अब क्योंकि अब तो एक पार्टी कांग्रेस तो संविधान बना नहीं सकती, सभी दलों को मिला करके बनाना होगा, तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू के कंधे पर यह जिम्मेदारी रखी गई कि भैया आपके नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय कमेटी गठित की जा रही है और आप ही संविधान निर्माण का कार्य शुरू करिए, और लॉर्ड बर्कनहेड को हम लोग जो है स्पष्ट रूप से बताएं कि हमारे अंदर क्षमता है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संविधान निर्माण करना ये बड़ा विषय थोड़े था। बड़ा विषय यह था कि कोई ऐसा संविधान बनाना जिसके पर सब लोग राजी हो जाए, जिसको सब अपना सहयोग और समर्थन दे दे, जो कि उस समय बिल्कुल असंभव जैसे दिखने वाली बात लग रही थी। इसीलिए तो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा, लेकिन ठीक है। तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। ठीक है, तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। नेहरू रिपोर्ट इसको इसलिए कहा गया कि जिस आयोग ने इस रिपोर्ट को बनाया उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत हो गई, यानी बन करके तैयार हो गई। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रावधान था उसको देख लीजिए। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। क्या मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में? भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, यानी अधिराज्य के दर्जे की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की या औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसमें कुल 19 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। तो 19 मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किसमें था? तो नेहरू रिपोर्ट में था। स्पष्ट रूप से भारतीय ये जान गए थे कि भैया रोलेट एक्ट जैसा कानून जब सरकार लेकर के आएगी तो मौलिक अधिकारों की कितनी अधिक कीमत है, तो स्पष्ट रूप से वो झलका नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था अभी तक, यानी उस समय के भारत में 1909 से प्रारंभ हुआ था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो उनका एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता था और उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी भी मुस्लिम और वोटर भी मुस्लिम, इस तरीके से होता था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था हम कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल कहते हैं। तो वही भारत में चल रहा था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे, हम जो है ये जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है इसको हम खारिज करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था को मान लिया, तो आप कहिएगा कि नहीं माना। ठीक है, तो इन्होंने कहा हम पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, तो हम आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था देंगे। तो अभी भारत में क्या है, यही संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था है आरक्षण के तहत। हम जानते हैं विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। तो इसी की बात हो रही कि ये संयुक्त निर्वाचन है कि भैया SC ST की कोई सीट है लोकसभा की, तो पता चला कि किसी राज्य में 2 सीटें जो है SC के लिए रिजर्व हैं, 2 सीटें ST के लिए। तो रिजर्व है का मतलब कि वहां जो भी उम्मीदवार होगा वो SC के लिए रिजर्व है, तो SC कैटेगरी का ही होगा जो उम्मीदवार होगा। वोटर सारे लोग होंगे, फिर जनरल भी वोटर है,
एससी भी वोटर है, एसटी भी वोटर है, ओबीसी भी वोटर, सब वोटर है, ठीक है। तो इसकी बात की गई थी, ठीक है। इसके अलावा भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, यह किया गया था, और केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए, यह कहा गया था, ठीक है। अब देखिए, दिसंबर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। अब आप समझ लीजिए, नेहरू रिपोर्ट आ गई है 10 अगस्त 1928 को, किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब अगस्त से दिसंबर में बैठक हुई, और कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। तो दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ कलकत्ता में। ये कांग्रेस का सम्मेलन नहीं है, ये मुस्लिम लीग का भी सम्मेलन नहीं है, ये सर्वदलीय है, सभी दल इसमें है, ठीक है। तो अध्यक्षता किसने की इस सर्वदलीय सम्मेलन के? तो डॉक्टर अंसारी ने किया। और इसमें हुआ क्या? नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई। अब समझ लीजिए, दिसंबर 1928 में जब सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ तो जिन्ना साहब आ गए, और जिन्ना साहब ने 3 अपनी जो है मांगे प्रस्तुत की। मतलब सर्वदलीय सम्मेलन में जब नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई तो जिन्ना साहब ने 3 मांगे अपनी रख दी। तो पहला उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधान परिषद के चुनावों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करिए। उस समय 1/3 जनसंख्या नहीं थी मुसलमानों की भारत में, लेकिन जिन्ना साहब ने क्या कहा कि केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 1/3 हिस्सा मुसलमानों के लिए रिजर्व करिए। इसके अलावा क्या कहा? इसके अलावा कहा कि पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित करिए। तो केंद्रीय विधान परिषद में उनको 1/3 चाहिए, और पंजाब और बंगाल में उनको जनसंख्या के अनुपात में चाहिए। तो केंद्रीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में नहीं चाहिए, क्योंकि 33% जनसंख्या ही नहीं थी मुसलमानों की, और 33% स्थानों का आरक्षण चाहिए था जिन्ना साहब को। तो केंद्रीय विधान परिषद में उनको क्या चाहिए? उनको जनसंख्या से मतलब नहीं है, उनको 33% चाहिए। लेकिन पंजाब और बंगाल में उनको क्या चाहिए? वहां के प्रांतीय चुनावों के लिए तो वहां कह रहे हैं कि हमें जो है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दीजिए। अब आप जानते हैं कि उस समय भारत का पंजाब और बंगाल ही ऐसे 2 राज्य थे जिसमें मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक थी, और उसी का बंटवारा हुआ। तो आज पंजाब का बंटवारा करके हम जानते हैं पाकिस्तान बसा हुआ है, और इधर जो है बंगाल का बंटवारा करके पहले पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश बना हुआ है। तो इन 2 प्रांतों में उनका कहना था कि हमें जनसंख्या के अनुपात में चाहिए, केंद्रीय विधान परिषद में जनसंख्या के बिना अनुपात के हमको 1/3 चाहिए। और एक विषय और उन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां जो होनी चाहिए, यानी हम जानते हैं ना भारत का संविधान है, तो संविधान में, संघीय संविधानों में स्पष्ट रूप से अधिकारों का विभाजन होता है, संवैधानिक विभाजन होता है। तो हमारे पास केंद्र सूची है, राज्य की सूची है, केंद्र की सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, राज्य की सूची पे राज्य कानून बनाएगा, उसी तरीके से एक समवर्ती सूची है। तो इन तीनों सूचियों में जो सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूअल पावर। तो रेसिड्यूअल पावर यानी अवशिष्ट शक्तियां, जिन्ना साहब ने कहा कि ये प्रांतों में निहित होनी चाहिए। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां भारत में कहां निहित हैं? तो केंद्र में निहित है, लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि ये प्रांतों में होना चाहिए, क्योंकि जिन्ना साहब स्पष्ट रूप से ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कमजोर केंद्र की स्थापना हो और अधिक से अधिक मजबूत राज्य हो, ताकि पंजाब के में और बंगाल में मुसलमानों को ऑटोनॉमी मिले, केंद्र बहुत कमजोर हो, केंद्र एकदम ढीला ढाला ढांचा हो, ठीक है। तो अब ये 3 प्रस्ताव जिन्ना ने प्रस्तावित कर दिए। अब सबने इसका विरोध किया कि भैया ये किस तरह की बात है, 1/3 आरक्षण। तो अंत में जिन्ना साहब की ये प्रस्ताव गिर गए। अब सबने मना कर दिया तो जिन्ना साहब का प्रस्ताव गिर गया। अब जिन्ना साहब तुरंत जो है मोहम्मद शफी और आगा खान वाले गुट में चले गए। अब फिर से जो है वो अपने रास्ते पे चले गए और नेहरू रिपोर्ट गिर गई। ठीक, देख लीजिए लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या चुनौती दी थी, उसको पता था कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये गिर जाएगी। अब इसी समय जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो मार्च 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री अपने मांगे रखी। तो आइए देखते हैं जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को। तो इसमें हमने 14 के 14 पूरे नहीं लिखे हैं, जो महत्वपूर्ण है वही लिखा गया है, ठीक है। तो कहा गया कि संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो, पहली बात।
इसके बाद सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता प्रदान की जाए, तो सभी प्रांतों को एक प्रकार की ऑटोनॉमी हो। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल व प्रांतीय विधानमंडलों, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। 1/3, ये पूरे भारत की बात हो रही है। 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए केंद्रीय विधानसभा में या विधान परिषद, राज्यों की विधान परिषदों, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यों के मंत्रिमंडल, सब में 1/3। इसके अलावा सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा? कहा कि हम पृथक निर्वाचन नहीं चाहते हैं, हम संयुक्त निर्वाचन चाहते हैं, लेकिन आरक्षण देंगे, सीटें देंगे, लेकिन संयुक्त निर्वाचन में देंगे, हम पृथक निर्वाचन में नहीं देंगे। लेकिन जिन्ना साहब क्या कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन। इसके अलावा पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण मुस्लिम बहुमत को प्रभावित न करे। तो इनका कहना है कि पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP है, वहां पर कोई क्षेत्रीय पुनर्वितरण ऐसा नहीं किया। हमने बंगाल विभाजन में क्या देखा था? बंगाल का विभाजन ऐसे किया गया कि जो नया स्टेट बना उसमें मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। तो इस तरह का कि मतलब कहने का यह मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया है और उसमें एक बहुत बड़े हिंदू पॉपुलेशन के एरिया को मिला के स्टेट बना दे आप, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मुस्लिम बहुमत कमजोर पड़ जाएगा अगर बहुत बड़ा हिंदू एरिया आ गया। तो इनके कहने का मतलब है कि पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण मुस्लिम बहुमत को प्रभावित न करे। इसके अलावा सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। तो यही है जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं। सिंध किसका हिस्सा है? बंबई प्रांत का हिस्सा है। बंबई क्या है? तो बंबई हिंदू बहुल स्टेट है, एकदम प्रचंड बहुमत है हिंदुओं की। लेकिन जैसे ही बंबई से सिंध हटा, सिंध में मुस्लिम बहुमत हो जाएगा। तो इसी तरह के पुनर्वितरण तो यहां चाह रहे हैं जिन्ना साहब कि सिंध को बंबई से जैसे ही अलग करेंगे वैसे ही सिंध क्या हो जाएगा? मुस्लिम बहुल हो जाएगा। और सिंध जब बंबई में है तो हिंदू बहुल है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना केंद्रीय विधानमंडल द्वारा कोई संविधान संशोधन न किया जाए। अब मैं आपको बताया कि जिन्ना साहब ये चाहते थे कि संघ एकदम ढीला ढाला हो, एकदम कमजोर हो, एकदम निर्बल हो, तो न उसके पास अवशिष्ट शक्तियां हो, राज्यों को ऑटोनॉमी हो। इसके अलावा अब अंतिम बात क्या कह रहे हैं कि भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना केंद्रीय विधानमंडल द्वारा कोई संविधान संशोधन न किया जाए। अमेरिका का संविधान दुनिया का प्राचीनतम संविधान है और अमेरिका का संविधान दुनिया का कठोरतम संविधान है। लेकिन उस संविधान में भी यह प्रावधान किया गया है कि किसी संविधान संशोधन को 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए। भारत में ऐसे संशोधन जिनमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है तो उसमें यह लिखा गया है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। तो अमेरिका में 3/4, भारत में आधे से अधिक। लेकिन जिन्ना साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना, सभी राज्यों की सहमति के बिना, तो फिर केंद्रीय विधानमंडल का मतलब क्या हुआ? भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना केंद्रीय विधानमंडल द्वारा कोई संविधान संशोधन न किया जाए। आप समझिए, सभी राज्य, इस लेवल पे जिन्ना साहब बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात का क्या मतलब है कि इस तरह की बात कभी न मानी जाएगी और फिर आप पाकिस्तान बनाने के राह पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया। अब पीछे आ जाइए। तो अब दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में हो गया, नेहरू रिपोर्ट गिर गई। तो अब दिसंबर 1928 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ठीक है, अब सर्वदलीय सम्मेलन तो हो गया। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी गई। किसने स्वीकृत किया? कांग्रेस ने स्वीकृत किया। और कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित हुआ? डोमिनियन स्टेटस कांग्रेस का लक्ष्य घोषित हो गया। अधिराज्य का दर्जा या औपनिवेशिक स्वराज, यह कांग्रेस का लक्ष्य घोषित हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश राज बना रहेगा, ब्रिटिश राज के नीचे जो है भारत संघ बनेगा और उसको डोमिनियन स्टेटस होगा। अब इतनी स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से कि भाई डिफेंस होगा ब्रिटिशों के हाथ में, कम्युनिकेशन होगा ब्रिटिशों के हाथ में,
और इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स होगा ब्रिटिशों के हाथ में, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। तो कांग्रेस का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस घोषित कर दिया गया और भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने हेतु सरकार को 1 वर्ष का मौका। अब देखिए हमने क्या देखा कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध अन्य दल तो कर ही रहे थे, जिसमें मोहम्मद जिन्ना की हमने बात की, लेकिन नेहरू रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस के अंदर भी हो रहा था। तो कांग्रेस के अंदर नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट का इसलिए विरोध कर रहे थे कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की, अधिराज्य के दर्जे की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह डोमिनियन स्टेटस मांगने का समय चला गया है, अपने कमर को थोड़ा सीधा करिए, रीढ़ की हड्डियों को टाइट करिए और सीधा खड़ा होइए। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगा जाएगा, अब पूर्ण स्वराज मांगा जाएगा, पूरी स्वतंत्रता चाहिए हमको। तो इस बात पर नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अड़ गए। तो गांधी जी और मोतीलाल नेहरू ने इन दोनों नौजवानों को समझाया कि देखो, बहुत प्रयत्न से डोमिनियन स्टेटस पर एक सहमति हम लोग बना पाए हैं, इसलिए डोमिनियन स्टेटस ही हमको मांगने दो। हां, हम ये कहते हैं कि हम सरकार को 2 वर्ष का समय देते हैं। अगर सरकार, ब्रिटिश सरकार हमें डोमिनियन स्टेटस दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन करेंगे और हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। लेकिन इन दोनों नौजवानों ने कहा कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं, 2 साल नहीं, आप बड़े हैं, आप कह रहे हैं तो हम 1 साल के लिए मानते हैं। तो ये 1 साल पक्का हुआ। तो भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने हेतु सरकार को 1 वर्ष का मौका दिया गया कि 1 वर्ष के भीतर अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो हमारी मांग डोमिनियन स्टेटस आप दे दीजिए। लेकिन अगर 1 वर्ष के भीतर आपने डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं दिया, यानी भारतीयों को नहीं दिया, तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। उससे पहले जो हमने कहा था ना कि डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज, ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर नेताजी, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, इन लोगों ने विरोध किया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इन लोगों ने पूर्ण स्वराज के लिए जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करा लें। इसके लिए नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई। आपसे पूछा जाएगा किसने बनाया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन हुआ नवंबर 1928 में। ये दोनों नेता जो है पूरे देश में घूमे और इन्होंने सबको ये समझाया कि अब पूर्ण स्वराज ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अब हमने क्या देखा, हमने दिसंबर 1928 का सम्मेलन देख लिया कलकत्ता का, जिसमें डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का 1 वर्ष का समय दिया गया था सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार के तो कानों पे जू भी नहीं रहेंगी। तो फाइनली दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू अभूतपूर्व बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनको 18 प्रांतीय कमेटियों में से 3 का समर्थन था। इतना भारी बहुमत लेकर के और गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जवाहरलाल नेहरू जो है इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप कहेंगे अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, तो इस लाहौर अधिवेशन में चूंकि 1 वर्ष का डेट आ गया था, तो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। तो लक्ष्य कांग्रेस ने किसको घोषित किया, पूर्ण स्वराज को। तो अब पूर्ण स्वराज का मतलब स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता। तो पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया, तो दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया। तो सबसे पहले कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द हमने कब सुना, 1906 में सुना, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता का अधिवेशन। लेकिन स्वराज मतलब क्या,
समझ ही नहीं आया। उसके बाद गांधी जी ने भी स्वराज की बात की और कहा कि भारतीयों को अगले 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, लेकिन जो है उन्होंने भी स्वराज शब्द को सुखद सीमा तक अस्पष्ट रखा। तो उस समय भी स्पष्टता नहीं थी कि स्वराज शब्द का क्या मतलब है। हालांकि स्वराज इस शब्द को 1921 में कांग्रेस के हसरत मोहानी ने एक स्वराज प्रस्ताव पारित किया। यह प्रश्न पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। तो 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में हसरत मोहानी ने एक स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने कहा कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह विचार दिया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो अब तो ये किसने कहा? हसरत मोहानी ने। इनसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया, तो ये तथ्य ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं बताना ये चाहता हूं कि जिस स्वराज की व्याख्या लोग अलग अलग प्रकार से ले रहे थे, उस स्वराज की व्याख्या स्पष्ट ही हुई 1929 में। इसका मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक। और इसकी प्राप्ति के लिए अब तो ये आपने कर दिया, लेकिन अब इसकी प्राप्ति कैसे होगी? ये तो आपका ड्रीम है। क्या है? कि हमें पूर्ण स्वराज पाना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है। अब इसको पाना कैसे है? तो इसकी प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया कि भाई गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हम चलाएंगे। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलेगा, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो अब यह तय कर दिया गया कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में या पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में हर वर्ष भारत में मनाया जाएगा। तो पहली बार कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया, पहली बार मनाया गया। उसके बाद 1947 तक भारत को जब तक आजादी नहीं मिल गई, तब तक 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो देश भर में सभाएं होती थी, उत्सव का माहौल होता था और इसके साथ सामूहिक शपथ होती थी। और संघर्ष बहुत कड़ा था, तो संघर्षों में शपथ का बहुत बड़ा रोल होता था। तो सामूहिक सबको शपथ दिलाई जाती थी कि सब लोगों को याद रहे। तो क्या दिलाई जाती थी शपथ? वो शपथ ये थी कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का अहरणीय अधिकार है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का ऐसा अधिकार है जिसका हरण नहीं किया जा सकता, जिसको छीना नहीं जा सकता। तो इस तरीके से शपथ दिलाई जाती थी। ठीक है। और इसीलिए अब चूंकि भारत कब स्वतंत्र होगा ये हमारे हाथ में नहीं था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन जब संविधान लागू करना था तो ये अपने हाथ में था। तो संविधान तो पहले ही भारत का बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसी दिवस के स्मृति को जिंदा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो 1947 से पहले पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस कब होता था? 26 जनवरी को होता था। इतनी बात स्पष्ट है। तो अब आइए, साइमन कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें की, इसको पूछ लेते हैं। तो 27 मई 1930 को, अब कितना भी विरोध हुआ लेकिन अब कमीशन बना है तो इसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। तो देखिए क्या क्या सिफारिशें साइमन कमीशन ने किया। तो प्रांतों में दैव शासन की जगह उत्तरदायी सरकार का गठन। तो यह कहा गया कि प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था को हटा दिया जाएगा, डायरकी को हटा दिया जाएगा। दैव शासन व्यवस्था में 2 सब्जेक्ट में बांट दिया जाता था शासन को, जिसमें एक हस्तांतरीय होता था जो भारतीय मंत्रियों को दिया जाता था, एक होता था रिजर्व यानी आरक्षित जो कि गवर्नर के माध्यम से शासन किया जाता था। सब हमने समझा है। इसके अलावा भारत के लिए संघीय संविधान का प्रावधान, तो एक संघीय संविधान का प्रावधान। इसके अलावा उच्च न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण में हो, यह प्रावधान। इसके अलावा मताधिकार का विस्तार किया गया। तो हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम में कितने कम लोगों को वोटिंग का अधिकार था। तो 1935 के अधिनियम में लगभग 10% भारतीयों को वोटिंग का अधिकार मिला। उस समय तक वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में वृद्धि हो, इन सब की जो है बात की गई। तो ये
साइमन कमीशन की रिपोर्ट रही। यही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें तो इस प्रकार से साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की घोषणा को हमने पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।